हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम वन एवं वन्य जीव संसाधन है ना, जो कि कक्षा 10वीं का जो भूगोल है उसका दूसरा चैप्टर है ना। हमने जो भूगोल है उसका पहला चैप्टर पढ़ लिया है संसाधन, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें। अब जो सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर कैसे लिखना है, वो सब हम हमारे इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन है ना। देखो, हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, ये हमारी पृथ्वी है ना। बट क्या हमारी पृथ्वी में केवल हम अकेले रहते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर पेड़ भी है ना, नदियाँ भी है, पहाड़ भी है। उसके अलावा जो जीव जंतु है उसमें देखें तो बहुत छोटे छोटे कीड़े हमको मिलते हैं है ना। उससे बड़े कीड़े हमको मिलते हैं, फिर उससे बड़े जानवर हमको मिलते हैं है ना, जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया। उसके बाद देखें तो गाय भैंस वगैरह है ना, फिर उसके बाद इंसान। तो इस तरह से क्या है, ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है इस पर बहुत सारे लोग मिलते हैं है ना, बहुत सारे जीव जंतु हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से जो हमारी पूरी पृथ्वी है इस पर बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही ज़्यादा विविधताओं से भरी हुई है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। हमको क्या लगता है जैसे कि ये पूरी पृथ्वी है, इसमें केवल हम इंसान रहते नहीं, हमारे साथ बहुत सारी जैव विविधताएं रहती है ना। और हम उनके साथ कहीं ना कहीं एक तंत्र बनाते हैं ना। क्यों? जैसे कि अगर ये जैव विविधताएं या छोटे छोटे जो जानवर है या बड़े जानवर है अगर वो नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेगा ना। जैसे देखो, अगर गाय भैंस नहीं होंगी तो हमको दूध मिलेगा क्या? नहीं, दूध नहीं मिलेगा तो है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो यदि मनुष्य को पृथ्वी पर रहना है तो उसको दूसरे जीव जंतुओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और ये जो जैव विविधताएं हैं इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर रह पा रहे हैं। ठीक है, उदाहरणार्थ उन्होंने जैसे बताया हुआ है कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये भी क्या है, एक जैव विविधता है ना, जो हमको किससे मिला है, प्रकृति से मिला है। हम पानी पीते हैं, मृदा में हम अनाज पैदा करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी, अगर हवा नहीं होगी, अगर पानी नहीं होगा, अगर मिट्टी नहीं होगी, तो क्या इंसान जी पाएगा? क्या नहीं जी पाएगा। ठीक है, तो हमको ये क्या बता रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारी जैव विविधताएं जो है वो हमको मिलती है ना। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की यदि हम बात करें तो भारत में बहुत सारी जैव विविधताएं हैं है ना। पूरा यदि हम देखें कि ये पूरी हमारी पृथ्वी है तो इसमें से जो 8% है ना, मतलब कि 8% जैव विविधताएं, बहुत ज़्यादा नंबर है ना। तो 8% जैव विविधताएं हमको कहाँ पर मिलती है? भारत में मिलती है। ठीक है, ये जो विविध वनस्पति जात और प्राणी जात है हमारे रोज के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि यदि हमें दूध चाहिए ना, तो दूध के लिए गाय और भैंस का होना ज़रूरी है। अगर गाय भैंस नहीं होगी तो हमें दूध नहीं मिलेगा। तो हम किस पर निर्भर कर रहे हैं? गाय और भैंस के ऊपर। वैसे ही जैसे हम खेती करते हैं तो खेती करने में जो हमारी ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने में बहुत सारे जो छोटे छोटे जानवर है, छोटे छोटे कीटाणु वगैरह है ना, वो हमारी मदद करते हैं। यदि वो नहीं होंगे तो हमारी जो मृदा है वो उपजाऊ नहीं बन पाएगी। तो कहीं ना कहीं जितने भी वनस्पति और प्राणी जात है उनसे हम घिरे हुए हैं है ना, उनके बिना हम नहीं रह सकते है ना। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, अब जैसे हमने बोला कि बहुत सारी जैव विविधताएं हमारे पृथ्वी पर मिलती है। अब उसमें से हमें किसके बारे में पढ़ना है? वन और वन्य जीव के बारे में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास को कारण इनका संरक्षण जो है वो बहुत ही आवश्यक हो गया है। मतलब कि देखो क्या हो रहा है, जैसे कि हमको नई फैक्ट्री खोलना है ना, फैक्ट्री बनाना है या फिर नई कॉलोनी बनाना है या डैम बनाना है, तो इन सब चीज़ों के कारण हमने क्या करा, जो वन है उनको काट दिए। तो वन क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर वन ख़त्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो पृथ्वी है उसकी जैव विविधताएं खत्म हो जाएंगी, और जैव विविधताएं खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हमको जिंदा रहना है तो हमें हमारी पृथ्वी की वनों को भी बचाना होगा और वन जीवन को भी बचाना होगा। ठीक है, तो ज़रूरी अभी क्या है हमारे लिए कि हम वन का क्या करें, संरक्षण करें। क्यों? क्योंकि हमने इनका अत्यधिक जो है वो शोषण कर दिया है। ठीक है, तो संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है और हमारा जीवन साध्य संसाधन जैसे कि जल, वायु, मृदा बने रहते हैं ना। जैसे कि अगर हम संरक्षण करेंगे तो जो विविधताएं हैं वो बनी रहेगी और हमारा जीवन भी कैसा रहेगा, खुश रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है कि हमने बोला कि हमें क्या करना है, वन और वन्य जीव का संरक्षण करना है। क्यों संरक्षण करना है? क्योंकि हमने उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर दिया। तो अब इसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही तो हम बोलेंगे लोगों से और लोग मान नहीं लेंगे, है ना। तो इसीलिए सरकार ने क्या करा, एक अधिनियम बनाया। कौन सा अधिनियम है? भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972। ये क्यों बनाया? ताकि हम लोगों को बोल सकें कि आपको वन नहीं काटना है ना, जानवरों को नहीं मारना है। जैसे बड़े बड़े जानवर हो जाते हैं, शेर, हिरण वगैरह, उनको नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। और यदि अब हम ऐसे लोगों को बोलेंगे तो कोई मानने वाला बात तो है नहीं। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, कानून। कि यदि आपने वनों को काटा बिना पूछे, है ना, या आपने अगर जानवरों को मारा, तो क्या किया जाएगा, आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ केस लगाया जाएगा, है ना, जिसमें कि आपको सजा हो सकती है। तो अब कौन सी सजा होगी, किसको, किसने कि जिसको मारा है, जैसे अगर वन काटे हैं तो कौन सी सजा होगी, अगर जानवर को मारा है तो कौन सी सजा होगी। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है? भारतीय वन्य जीव जीवन अधिनियम 1972। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि वन संरक्षण के लिए या वन्य जीव संरक्षण के लिए हमने कौन सा अधिनियम बनाया है? तो 1972 का अधिनियम बनाया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, है ना। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वन्य जीव जो है उनके आवास का भी संरक्षण कर रहे हैं, वन्य जीव का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत हम क्या कर रहे हैं, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है, ठीक है। अगर हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 है, उसके तहत हम कौन कौन से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम ये बताएंगे कि इस कार्यक्रम के तहत हम जो बची हुई संकटग्रस्त जातियां हैं उनका बचाव कर रहे हैं, है ना, जो वन्य जीव है उनके आवासों को कानूनी रक्षण प्रदान कर रहे हैं, और जंगली जीवों के व्यापार पर हम रोक लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उनका संरक्षण कर सके। तो आप यहाँ पे अपनी बुक में टिक भी लगा सकते हो, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको ये आंसर लिखना है, बस यहीं तक लिखना है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे जो पशु विहार होते हैं, नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, है ना, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव पशु विहार, ये हमने क्यों बनाया? ताकि हम जो जानवर है उनके आवास का रक्षण कर सके। देखो, जानवरों को रक्षण, आवास का रक्षण हमको क्यों करना है? क्योंकि ये कहाँ पर रहते हैं? वन में। अब हमने क्या करा, वनों को काटना चालू कर दिया। अब वनों को काटना चालू कर देंगे तो जानवरों को खाना कहाँ से मिलेगा? जानवर रहेंगे कहाँ, है ना। फिर जानवरों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, खाने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो किस तरह आएंगे? शहरों की तरफ आएंगे, गाँव की तरफ आएंगे। और अगर शहरों और गाँव की तरफ आएंगे तो फिर क्या है, वहाँ पर शहर में आ गए या गाँव में आ गए तो वहाँ लोग उनको मार देंगे। तो इस तरीके से हम उनका संरक्षण कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। या जानवर जो है वो किसको, लोगों को मारना है। जैसे कई बार हम सुनते हैं ना न्यूज़ में कि यहाँ पर शेर घुस गया तो उसने इतनी बकरियों को मार दिया या इतने लोगों को मार दिया, तो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि जो भी वन्य जीव है उनके आवास का संरक्षण करना है। और आवास का संरक्षण करने के लिए हमने कौन सा अधिनियम बनाया है? 1972 अधिनियम बनाया है, ठीक है। अब देखो, जो कौन कौन से प्राणियों की हम संरक्षण कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्राणी होते हैं, जैसे कि गेंडा हो गया, कश्मीरी हिरण हो गया, है ना, हंगुल हो गया, 3 प्रकार के मगरमच्छ है। तो ये आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा अधिनियम बनाया है हमने 1972। उस अधिनियम में हम क्या कर रहे हैं, जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं, है ना, उनको हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो भी वन्य जीव है उनके आवास का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, जो भी जंगली जीवों का व्यापार वगैरह करता है ना, तो उस पर भी हमको रोक लगाना है। ये सब किस में लिखा है? 1972 के अधिनियम में लिखा है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो, हमारा जो भारत है उसमें पहले बाघ बहुत हुआ करते थे, बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बाघ का बहुत ज़्यादा शिकार होने लगा, तो बाघ खत्म होने लगे। और बाघ जो है वो हमारी पृथ्वी के लिए, है ना, उसके बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए बाघों के संरक्षण के लिए हमने क्या बनाई, या हमारी सरकार ने क्या बनाई, बाघ परियोजना। और ये कब बनाई? 1973 में, ठीक है, 1973 में। तो ये आपको याद रखना है। तो वन्य जीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। और बाघ परियोजना कब आई है? 1973 में, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाघ परियोजना कौन से साल में आई है। अब अब देखो, अब हमने क्या करा कि 1972 में हमने पढ़ा कि हमको क्या करना है, वन्य जीवों का संरक्षण कराना है, ठीक है। और वन्य जीवों के जो
वो है आवास है उसका भी संरक्षण करना है। ठीक है, अब ये तो वन्य जीव की बात हो गई, बट ऐसे बहुत सारे पेड़ वगैरह भी थे, है ना, पौधे भी थे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे पौधों से हम दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, तो वो भी क्या हो रहे थे, ख़त्म होते जा रहे थे, उनका संरक्षण भी ज़रूरी था। तो इसीलिए फिर जो 1972 का अधिनियम आया उसमें हमने जानवरों के साथ साथ किसको संरक्षण भी प्रदान कर दी, पेड़ों को भी। ठीक है, तो 1991 में हमने पौधों की 6 जनजातियों को किसमें संरक्षण प्रदान किया, 1972 में। तो यदि क्वेश्चन आता है कि 1972 अधिनियम में क्या केवल हम जानवरों का संरक्षण करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसमें पौधों का भी संरक्षण करते हैं। बस इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखना है ना। अब देखो, वन का यदि हमको संरक्षण करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वन को बचाना पड़ेगा। वन को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनकी कटाई जो है वो, है ना, कटाई जो है वो रोकना पड़ेगी कि इनको काटे ना लोग, है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वनों में लोगों का आना जाना जो है वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा है, वनों को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहला कौन सा है, आरक्षित वन। तो देश में आधे से अधिक वन जो है वो कैसे हैं, आरक्षित है। ठीक है, यहाँ जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अब आरक्षित वन कैसे हैं, जैसे यहाँ पर आप जो भी वहाँ पर बैठ मतलब जो भी जैसे हम बोल सकते हैं कि आरक्षित वन है ना, तो उसमें किसी ना किसी गार्ड को बिठा के रखा है, तो उससे बिना परमिशन के आप उन वनों में नहीं जा सकते, है ना वहाँ से आप लकड़ी ला सकते हो, ना वहाँ की आप लकड़ी काट सकते हो, है ना, पेड़ों को काट सकते हो, ना वहाँ आप जाके कोई घर बना सकते हो, जैसे ज़मीन पड़ी लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। वहाँ के वनों की किसी भी चीज़ को आप बिना आज्ञा के हाथ नहीं लगा सकते। तो वैसे वन कौन से होंगे, आरक्षित। इससे क्या होगा, लोग वहाँ पर जाएंगे नहीं तो वहाँ के जानवरों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। जैसा वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रहते थे, प्राकृतिक तरीके से, वैसे वो रह पाएंगे। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। तो आरक्षित वन, आप इसमें क्या लिखोगे कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है वो आरक्षित है और यहाँ पर वन्य प्राणियों को अत्यधिक संरक्षण दिया जाता है। बस इतना आपको लिखना है ना। फिर कौन सा है, रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो कौन से है, रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आरक्षित में क्या है, बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा। रक्षित में क्या है कि यदि आप आज्ञा ले ले तो आपको, जैसे लकड़ी गिर जाती है नीचे, सूख गई है, तो आप उनको उठा कर ला सकते हो, है ना। कोई भी चीज़ जो थोड़ा बहुत यहाँ पर लोगों को जाने दिया जा सकता है, तो वो कौन से वन होंगे, रक्षित वन। और अवर्गीकृत वन कौन होंगे, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं, है ना। मतलब कि ऐसे वन जो हमारे अंदर होते हैं, मतलब कि जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, जिसको आप अपने अनुसार जो है वो वहाँ के चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आ जा सकते हो, लकड़ी वगैरह ला सकते हो वहाँ पे, तो उनको हम क्या कहेंगे, अवर्गीकृत वन। तो 3 तरह के वन हो गए। पहला कौन सा है, आरक्षित वन। सबसे ज़्यादा जो पक्षी जो वन्य जीव है उनको इसमें संरक्षण दिया जाता है। फिर उसके बाद कौन सा है, रक्षित वन। कितने पाया जाता है, 1/3 हिस्सा जो है वो किसके अंदर है, रक्षित वन के। और बाकी का जितना भी वन बचा वो किस में आता है, अवर्गीकृत वन में आता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। कितना प्रतिशत है, 75%। मतलब ये मान लो पूरा मध्य प्रदेश है, तो इसका जो इतना पूरा हिस्सा है ना, 75% जो है उसमें क्या है, वन है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर मिलते हैं हमको, मध्य प्रदेश में। कितना एरिया में मिलते हैं, तो 75% एरिया में, है ना। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि वनों का संरक्षण हमको करना है, वन्य जीव का संरक्षण हमको करना है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम बना दिया, है ना। और वो कौन सा अधिनियम है, 1972। और बाघ को संरक्षण प्रदान करना था हमको, तो हमने कौन सा अधिनियम बना दिया उसके लिए, बाघ परियोजना 1973, है ना। अब ये तो क्या हो गया कि सरकार ने किया, पर क्या सरकार हर जगह जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। जैसे छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर भी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, हमारे खेतों के आसपास पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि हम उनका संरक्षण जो है वो बढ़ा सकें। तो यदि हमें संरक्षण को सफल बनाना है तो हमको किसका साथ चाहिए, समुदाय का साथ चाहिए, है ना, लोगों का साथ चाहिए। तो हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। जैसे कि कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, वो तो कहाँ रहते हैं, जैसे जंगलों में ही रहते हैं। तो आदिवासी लोग जंगलों का संरक्षण करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं,
जो भी पेड़ से मिलता है उसको खाते हैं, है ना, और उन पेड़ों की रक्षा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यदि पेड़ खत्म हो गए तो उनको खाना नहीं मिलेगा, है ना, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पेड़ों की रक्षा भी करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों के साथ जैसे कि सरकार उन लोगों को अपने साथ मिला ले कि हमको यहाँ पर इस पेड़ को बचाना है, इन वन जीवों को बचाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मदद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समुदाय संरक्षण करना। ओके। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, जैसे हम भी देखते हैं, जैसे जो गांव के लोग बच्चे होंगे वो देखते होंगे कि पहले कितने ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, है ना, हमारे खेतों के आसपास। और अब क्या हुआ है, सब लोग पेड़ काट देते हैं, खेतों के आसपास के पेड़ कट जाते हैं। तो यदि पेड़ कट जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना। पेड़ कट जाएंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे सरकार तो बोलती है कि हमको पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। अब सरकार हर जगह आके पेड़ लगा नहीं सकती, तो क्या कर सकते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो खुद अपने खेतों के आसपास पेड़ लगा सकते हैं, बच्चे पेड़ लगा सकते हैं, है ना, उनको पानी दें ताकि वो बड़े हो जाए, है ना। एक बार पेड़ बड़ा हो गया तो फिर तो हमें पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो हमें ऑक्सीजन वगैरह प्रदान करेगा, है ना। बस जब तक वो छोटा रहता है तब तक हमको उसकी देखभाल करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति जो है वो अच्छी बनी रहे, है ना, और हमारा जीवन जो है, हमको शुद्ध हवा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको पेड़ प्रदान करते हैं। तो इसीलिए समुदाय का संरक्षण में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि हमें संरक्षण को सफल बनाना है तो, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि जो सारिस्का बाघ रिजर्व है, कहाँ पर है, राजस्थान में। वहाँ पर जो गांव के लोग हैं उन्होंने ही वहाँ पर क्या करा है, संरक्षण कर लिया है। किसका? जानवरों का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इसी को जब जो संरक्षण का कार्य है ना, जब सरकार करे और सरकार के साथ साथ कौन मिल जाए, वहाँ के समुदाय के लोग मिल जाए, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समुदाय संरक्षण बोलते हैं। ओके। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि अब यहाँ पर कुछ समुदाय संरक्षण जो किया है लोगों ने, है ना, उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे कि एक आंदोलन था, चिपको आंदोलन, है ना। इसमें लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाया था। चिपको आंदोलन क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी थी वहाँ पर जंगल था, है ना, तो वहाँ के पेड़ की लकड़ियाँ उन्हें चाहिए थी। तो जब वो कंपनी के लोग वहाँ पर पेड़ काटने गए तो वहाँ के जो लोकल लोग थे आसपास के, उन्होंने क्या करा, ये जैसे पेड़ है तो इसको वो लोग पकड़ पकड़ के खड़े हो गए, है ना, चिपक चिपक के खड़े हो गए कि यदि आपको पेड़ काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा, इस तरीके से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन। अब पेड़ों को काटने के लिए कोई इंसानों को तो मारेंगे नहीं वो, है ना, और इस तरीके से वहाँ के लोगों ने पेड़ों को काटने से बचा लिया। तो ये क्या हुआ, एक समुदाय संरक्षण का उदाहरण हुआ कि किस तरीके से यदि समुदाय ठान ले तो वो पेड़ों की कटाई को बचा सकता है। ओके। वैसे ही टिहरी में किसानों का बीच बचाओ आंदोलन और नवदान है, इसके कुछ उदाहरण हैं कि यदि समुदाय चाहे तो वो संरक्षण कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सरकार ही इसके लिए कदम उठाए, है ना। और यदि समुदाय कदम उठाती है तो वो ज़्यादा सफल होते हैं। जैसे कि चिपको आंदोलन हो गया, है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा जो पूरा वन था उसके पेड़ों को कटने से बचा लिया था। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। अब देखो, इसके अलावा एक और कार्यक्रम है जो आपको पढ़ना है। देखो, अब दूसरा कार्यक्रम जो हमको पढ़ना है वो कौन सा है, संयुक्त वन प्रबंधन। अभी हमने पढ़ा कि सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए क्या करा, 1972 का अधिनियम बनाया, है ना। फिर एक हमने पढ़ा कि समुदाय संरक्षण, कि खुद समुदाय के लोग जो हैं वो अपने आसपास के जंगलों को कटने से बचा ले, पेड़ों को बचा ले, जैसे कि चिपको आंदोलन हमने पढ़ा। बट जब अगर सरकार और समुदाय दोनों साथ में मिलकर काम करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1988 में। तो ये आपको सारे जो वर्ष है वो याद रखना है। जैसे अधिनियम 1972 में, बाघ परियोजना 1973 में, और जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था, 1988 में। ठीक है, और इसका सबसे पहले किसने शुरुआत की थी, तो ओडिशा राज्य ने। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है कि आपसे ये एक नंबर में पूछ ले। संयुक्त वन प्रबंधन समझ में आ गया कि जब सरकार और समुदाय दोनों मिलकर क्या करे, वनों का संरक्षण करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। जैसे कि जब हम देखते हैं कि चिपको आंदोलन हो गया, बीच बचाओ आंदोलन हो गया, तो यहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि यदि हमें वनों का संरक्षण करना है तो सरकार अकेले वनों का संरक्षण नहीं कर सकती।
वनों का संरक्षण करने के लिए सरकार को क्या करना होगा, जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं, है ना, जो आसपास के लोग हैं, उनको भी संरक्षण कार्यक्रम है उनमें शामिल करना होगा। यदि हम उन लोगों को शामिल कर ले तो हम वनों के संरक्षण को करने में सफल हो जाएंगे। ओके, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब यदि आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसा लिखना है। ठीक है, थैंक यू, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।